तो आज हम करोड़ों साल पीछे जा रहे हैं डायनासोर की दुनिया में। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके थ्रू हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये जीव क्या थे, हाँ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी जिंदगी कैसी थी, वो आपस में कैसे बात करते थे, सही। और खासकर भारत की जमीन पर उनकी क्या कहानी रही है। तो चलिए इन पुराने रहस्यों को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, और ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हम उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनके बच्चे पैदा करने के तरीके और कैसे वो बिना बोले भी शायद बहुत कुछ कह जाते थे, इस पर बात करेंगे। अच्छा। फिर भारत के अपने राजा, डायनासोर राजासोरस नर्मदेंसिस और उसके साथियों से मिलेंगे। हाँ, राजा सौरस। और आखिर में देखेंगे कि आज का विज्ञान हमें उनके बारे में क्या नई चीज़ें बता रहा है और साथ ही कुछ पुरानी जो गलतफहमियां हैं, उन्हें भी दूर करेंगे। बढ़िया। तो शुरुआत उनकी लाइफस्टाइल से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि कई शाकाहारी डायनासोर बड़े झुंडों में रहते थे, शायद सेफ्टी के लिए। हाँ, बहुत मुमकिन है। झुंड में सुरक्षा ज़्यादा होती है। लेकिन फिर टी रेक्स जैसे बड़े मांसाहारी, हाँ। वो अक्सर अकेले शिकार करते थे। तो क्या इसका मतलब है कि वो बिल्कुल अकेले ही रहते थे, कोई सोशल लाइफ नहीं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, अकेले शिकार का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह से असामाजिक थे। हो सकता है उनके अपने इलाके हों या साथियों के लिए कंपटीशन हो, हाँ, हो सकता है। या शायद संवाद के तरीके बहुत लिमिटेड हों। जीवाश्मों से ये जानना मुश्किल है, पर ये मानना कि वो एकदम अकेले थे शायद सही ना हो। ठीक है। और रफ्तार की बात करें तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क था। कुछ छोटे फुर्तीले वेलोसिरैप्टर जैसे थे, तो कुछ विशाल धीमी गति वाले ब्रैकियोसोरस जैसे। और कम्युनिकेशन, हाँ। फिल्मों में तो बस वो दहाड़ते ही दिखते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि गर्दन हिलाना, पूंछ जमीन पर पटकना, ये भी तरीके हो सकते थे। और आपने पैरासोरोलोफस का जिक्र किया था, जिसके सिर पर कुछ अजीब सी हड्डी थी। हाँ, वो तो कमाल का था। पैरासोरोलोफस, उसके सिर पे एक लंबी खोखली हड्डी की बनावट थी। खोखली? हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे वे शायद गहरी गूंजने वाली आवाजें निकालते थे, जैसे कोई बिगुल बज रहा हो। अरे वाह! ये उनके ग्रुप में लंबी दूरी तक बात करने या शायद साथियों को बुलाने का तरीका हो सकता है। मतलब वो अपने सिर का इस्तेमाल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह करते थे। क्या कमाल की बात है। हम्म। अच्छा, आवाजों से आगे बढ़ते हैं उनकी अगली पीढ़ी पर। हम्म। ये तो साफ है कि वे अंडे देते थे, जैसे आज के पक्षी और मगरमच्छ देते हैं। बिल्कुल, गोल या थोड़े लंबे, अलग अलग साइज के अंडे। और कमाल ये है कि हमें सिर्फ अंडे नहीं, बल्कि पूरे के पूरे घोंसले फॉसिल के रूप में मिले। सच में? कहाँ कहाँ? हाँ, भारत में, चीन में, अमेरिका में। इससे पता चलता है कि वे अपने अंडोला ध्यान रखते थे, उन्हें मिट्टी या रेत में दबाकर सेफ रखते थे। और भारत का नाम आया है तो यहाँ के स्टार डायनासोर की बात तो करनी ही पड़ेगी, राजा सॉरस नर्मदेंसिस। हाँ, बिल्कुल। गुजरात में नर्मदा घाटी के पास मिला। नाम ही कितना शाही है, नर्मदा का राजा, छिपकली। सही कहा। ये करीब 9 मीटर लंबा एक खतरनाक मांसाहारी था, जिसके सिर पर एक अनोखा सींग या ताज जैसी चीज थी। अच्छा। भारत की धरती से राजासोरस जैसे टॉप प्रेडेटर का मिलना ये दिखाता है कि गोंडवाना लैंड जब अलग हो रहा था, तब भी यहाँ एक बहुत कॉम्प्लेक्स और यूनिक इकोसिस्टम था। मतलब दुनिया के बाकी हिस्सों से कुछ अलग। हाँ, कुछ अलग। इसके अलावा आइसोसॉरस जैसे लंबी गर्दन वाले शाकाहारी और लिवेस्कस जैसे छोटे शिकारी भी यहीं मिले हैं। बालसिनौर और जबलपुर जैसे इलाके तो डायनासोर फॉसिल्स का खजाना है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि ये जीव उस समय यहाँ घूम रहे थे जब भारत एशिया से टकराने वाला था और दुनिया एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का हिस्सा थी या बस टूट ही रही थी। हाँ, और तब माहौल भी बहुत अलग था, गर्म और ममी वाला। और पैलियंटोलॉजी मतलब जीवाश्म विज्ञान हमें इसी बीते युग की झलक दिखाता है। आजकल की टेक्नोलॉजी तो कमाल कर रही है। बिल्कुल, जैसे सीटी स्कैन से हड्डियों के अंदर देखना, बहुत पुराने डीएनए के टुकड़े मिलना या 3D मॉडलिंग से उनके चलने का तरीका समझना, इनसे हमारी जानकारी बहुत बढ़ी है। और सबसे बड़ी खोजों में से एक है कुछ डायनासोरों के पंखों के निशान मिलना। हाँ, पंख। पंख मतलब उड़ने वाले डायनासोर। ये तो एक आम मिथक से जुड़ा है। यही थोड़ा समझना होगा। पंख मिलना ये साबित करता है कि आज के जो पक्षी हैं वो डायनासोर के ही वंशज हैं। अच्छा। कुछ छोटे डायनासोर्स जैसे आर्कियोप्टेरिक्स शायद उड़ते या ग्लाइड करते भी थे, पर ज्यादातर नहीं। और ये भी एक मिथक है कि सारे डायनासोर बहुत बड़े थे। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। कई तो मुर्गी जितने छोटे भी थे। और वो पानी में नहीं, जमीन पर रहते थे।
वो जो बड़ी बड़ी समुद्री छिपकलियां दिखती है ना फिल्मों में, मोजासॉरस जैसी, हाँ, वो डायनासोर नहीं थे, वो अलग तरह के समुद्री रेप्टाइल्स थे। अच्छा, ये सारी बातें क्लियर हुई। तो मतलब डायनासोर सिर्फ पुराने जमाने के बड़े बड़े मॉन्स्टर नहीं थे, वो कॉम्प्लेक्स जीव थे, अलग अलग तरह से रहते थे, बात करते थे, और भारत जैसे देशों में उनकी अपनी अलग कहानी थी। सही। राजा सॉरस का मिलना, पंखों का पक्षियों से कनेक्शन, ये सब उनकी कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डायनासोर का अध्ययन हमें सिखाता है कि जिंदगी कैसे बदलती सिचुएशन में ढलती है, कैसे प्रजातियां बनती हैं और खत्म होती हैं, और नेचर का बैलेंस कितना नाजुक हो सकता है। सही कहा। उनकी कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि पृथ्वी के भविष्य और क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात, अगर करोड़ों साल पहले वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी से ना टकराया होता और डायनासोर विलुप्त ना हुए होते, तो आज ये ग्रह कैसा दिखता? जिंदगी ने कौन सा रास्ता लिया होता?